नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा बायोलॉजी के लिए पॉलिनेशन का टॉपिक करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन, यानी कि परागण बोलते हैं। सबसे पहले हम परागण के बारे में देखेंगे, जानेंगे 1 से 2 मिनट में परागण होता क्या है। उसके बाद हम इसके लगभग 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बता दें हम रुक्मणी के बुक की सीरीज कर रहे हैं जिसमें 20 वीडियो में हमने बोला था बायोलॉजी कवर करेंगे। आज 17 नंबर वीडियो यानी कि 2 से 3 वीडियो और आपको मिलेगा। उसके बाद फिजिक्स की बात करें, हमने बोला 28 वीडियो में 5 वीडियो मिल चुकी हैं, क्लासेस रुकी हुई थी। रीजन ये था कि क्योंकि मैथ के लिए आपकी क्लासेस चल रही थी, मैथ के लिए आपके पीडीएफ बनाए जा रहे थे, तो उस कारण से टाइपिस्ट को समय नहीं मिल पा रहा था। तो लेकिन अब वो तो बात छोड़िए, अभी वो पीडीएफ कंप्लीट हो चुका। तो खैर आपको फिजिक्स की जो क्लासेस है वो कल से कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अगर जो आप एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। कह सकते हैं भारत के सबसे बड़े टीचर के साथ अभिनय शर्मा को आप जानते होंगे। ये लाए हैं आपके लिए या मॉक टेस्ट, ये 13 दिसंबर को, और बात करें 27 दिसंबर को होगा। मॉक टेस्ट 1 की बात करें जो सेट 1 होगा 13 दिसंबर को 10 AM सुबह होगा। मॉक टेस्ट 1 की बात करें जो सेट 2 होगा 4 PM यानी कि 4 बजे 13 तारीख को होगा। और बात करें आप बिल्कुल फ्री दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले इसके लिए करना क्या है ये जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको ओपन करना है। अगर जो आप पहली बार यहाँ पे अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हो तो ये वाला प्रोमो कोड आप लगा लीजिएगा, गुरु टिप्स। आपको ये जो टेस्ट होगा ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और अगर जो आप कोई भी कोर्स बाई करते हैं अनअकैडमी का, तो आप ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और बात, यहाँ पे आपको इस टेस्ट का जो भी टेस्ट आप दोगे अगले दिन एनालिसिस भी मिल जाएगा। रेलवे एग्जाम से पहले बहुत अच्छा मौका आपके पास ये कंप्लीट टेस्ट देने का। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनरोल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, एनरोल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे परागण का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे अर्थ लिखा, अर्थ नहीं है, ये अर्थ होता है, ठीक है। तो परागण की बात करें सबसे पहले, परागण का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र में पहुंचना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, आपको पता होगा जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन क्यों करता है? रिप्रोडक्शन करता है अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक लाइन में मैं समझाना चाहूंगा, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मनुष्य रिप्रोडक्शन करता है। तो सेम उसी प्रकार से अगर जो हम पौधों की बात करें तो पौधों की भी जरूरत पड़ती है कि वो भी अपने वंश को आगे बढ़ाएं। तो पौधे क्या करते हैं? पौधे यहाँ पे परागण की क्रिया करते हैं। अब परागण में ये कैसे कर सकते हैं बताओ? पौधा चल के तो जाएगा नहीं कहीं, तो पौधों की जो परागण की क्रिया होती है वो कहीं ना कहीं जानवरों के माध्यम से भी होती है। जो सॉरी, जानवर नहीं, कीट हो जाएगा, कीटों के माध्यम से होती है, जल के माध्यम से भी होती है, वायु के माध्यम से भी होती है। तो ये सारे परागण की क्रिया होती है। तो परागण का अर्थ क्या होता है? परागधानी से परागण का वर्तिकाग्र पर जाना। अब वर्तिकाग्र की बात करें, ये ध्यान रखिएगा, जो वर्तिकाग्र होता है ये मादा युग्मक होता है, कह सकते हैं इंग्लिश अगर जो कहें फीमेल जो जनन अंग होता है वो पौधों में, उसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे परागकण की बात करें तो परागकण आपका जो नर युग्मक होता है वो परागकण होता है, ठीक, नर युग्मक होता है। तो परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना यहाँ पे परागण की क्रिया कहलाती है। अब इसमें बात करें अगर जो आपसे पूछे कि परागण कितने प्रकार का होता है, पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो क्या होता है 2 प्रकार में, एक सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण, और एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, या कह सकते हैं इसको पर परागण। स्वपरागण की क्रिया जब एक ही फूलों पे स्वतः स्वपरागण हो, मतलब एक पेड़ है उसी पेड़ पे परागण की क्रिया हो रहा है, तो वो हो गया आपका स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, जब परागण की क्रिया में एक ही पौधा अलग फूलों की जाति से परागण की क्रिया करता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया परागण का अर्थ, आपने जान लिया। परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसको ज्यादा खींचूंगा नहीं क्योंकि आप कहोगे खींच रहे हैं सर, तो इंपॉर्टेंट था परागण क्या होता है जानना। परागकण का क्या अर्थ है? अब मैंने यहाँ पे बताया, परागकण होता है नर युग्मक,
या नर जनन अंग और वर्तिकाग्र होता है मादा। तो परागकण का क्या होता है? तो नर युग्मोक भिद होता है परागकण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक ही पादप में जब एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना, देखो एक ही पुष्प की बात हो रही है, एक ही पुष्प, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सॉरी, एक ही पादप के पुष्पों के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना, सॉरी दूसरे पुष्प की बात हो रही है, ठीक। दूसरे पुष्प को इसको बोलते हैं हम, इंग्लिश में बात करें गिटोनोगैमी, ठीक है, गिटेनोगॉमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिटेनोगॉमी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 है, साइकस में परागण किस माध्यम से होता है? मैंने आपको बताया कि पौधे जो होते हैं वो चल फिर तो सकते नहीं, लेकिन हिल तो सकते हैं। तो पौधे जब एयर यानी कि वायु में हिलेंगे तो उनके क्या होगा, उनका जो परागकण होगा वो कहीं और जा सकता है, कहीं और गिर सकता है। तो क्या होगा, वो वर्तिकाग्र पर पहुंच सकता है, यानी कि वायु के माध्यम से भी यहाँ पे परागण की क्रिया हो सकती है। कीट भी पौधों पे बैठते हैं। अब पौधे जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं, वो कीटों को आकर्षित करते हैं। जब कीटों को आकर्षित करेंगे, कीट मान लो यहाँ पे पौधों पे बैठे, एक पुष्प पे बैठे, वो वहां से उड़ने के बाद दूसरे पुष्प पे भी जाते हैं, तो वहां से भी जो परागकण होते हैं उसका ट्रांसफर हो सकता है वर्तिकाग्र पर। तो हो गया वायु के माध्यम से। कीटों के माध्यम से भी आपका क्या होता है, परागण की क्रिया होती है, ठीक है। वायु हो गया, कीटों के माध्यम से हो गया, जल के माध्यम से भी परागण की क्रिया हो सकती है, ठीक। और अगर जो हम बात करें, वायु हो गया, कीट हो गया, जल हो गया, और यहाँ पे बात करें कीटों के माध्यम से भी हो गया, ठीक है। तो और बर्ड्स, ये सारे इतना माध्यम आप ध्यान रखिएगा। और एक और चीज यहाँ पे पूछा जाता है, जब वायु के माध्यम से परागण होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो एनियोफिली, एनियोफिली बोलते हैं जब वायु के माध्यम से परागण की क्रिया होती है। जब कीटों के माध्यम से होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एंटोफिली, ठीक है, एंटोफिली बोलते हैं, एंटोफिली बोलते हैं जब कीटों के माध्यम से परागण होता है। और जब जल के माध्यम से परागण होता है तो उसे हाइड्रोफिली बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो साइकस की बात हो रही है, साइकस में परागण की क्रिया जो होती है वो वायु के माध्यम से होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधों के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो पुष्प की मुख्य भूमिका आपकी क्या होती है? परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना, ये मैंने तो बताया ही। तो ये ऑप्शन नंबर बी, और वंश वृद्धि करना, ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों यहाँ पे सही होगा। खैर बी और सी, ठीक है, दिया नहीं है तो इसमें बी ही लगा सकते हो, लेकिन वहां पे बात करें बी और सी दोनों क्वेश्चन दोनों आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो अभी मैंने क्या बताया, हवा आवश्यक है, हवा से परागण होता है, पानी से भी होता है, कीटों से भी होता है, लेकिन आग से परागण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण पर वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्यों वो क्या बोलते हैं? उसी पुष्प की बात हो रही है, ठीक, तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं, स्वपरागण बोलते हैं, या फिर ऑटोगेमी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश कौन सा होता है? तो फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश होता है कोरोला। कोरोला को ही हम दलपुंज बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया परागण, ठीक है। तो बिना परागण के निषेचन क्रिया संभव ही नहीं हो पाएगी, इसलिए पौधे परागण करते रहते हैं। करते क्या है, इनको मतलब ये माध्यम इनको मिल जाता है, उसके द्वारा ये कर लेते हैं, ठीक। आगे बात करें, फूल फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं? तो फूल फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? द्विबीजपत्री पौधे की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा, आम आपका द्विबीजपत्री पौधा है, आम, ठीक है। द्विबीजपत्री की बात करें, वैसे बीज की बात करें, दो भागों में अलग अलग टूट जाते हैं, उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। अब इसमें आम भी आ गया, अगर जो बात करें जामुन भी आ गया, ये भी हो गया, दाल भी आ जाता है, ठीक, ये सारे द्विबीजपत्री पौधों के अंतर्गत आते हैं, तो आम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधों में कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर सी, पड़, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीव्स, फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, जो फूल होते हैं, फूलों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी के अंतर्गत
फूलों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण की बात करें, ध्यान रखिएगा, भ्रूण यहाँ पे मिलता है किसमें? बीजों में। ऑप्शन नंबर सी, बीज या सीड्स में भ्रूण मिलता है। आगे बात करें, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोमट मिट्टी की बात करें, मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो बालू कण भी मिलता है, ठीक, चिकना कण भी मिलता है, पांचू कण भी मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सभी कण मिलते हैं दोमट मिट्टी में, ठीक। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों में को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? तो पौधों से को सबसे अधिक पानी की बात करें तो क्ले सॉइल से मिलती है, क्ले सॉइल से मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चिकनी मिट्टी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में ध्यान रखिएगा, कोशिका जो होती है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, ठीक। कोशिका नहीं है, सॉरी, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये गलती हो रही है, केशिका होता है, कैपिलरी आप जानते होंगे, जिससे पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक। तो ये किसमें हो जाएगा? चिकनी मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे चले, क्वेश्चन नंबर, मेरा जो घर पड़ता है ना ये थोड़ा रोड के साइड में पड़ता है, इसलिए बहुत सारी आवाज़ें आपको बैकग्राउंड में सुनाई देती होंगी, तो उन सारी आवाज़ों को आप इग्नोर करिए, ठीक है। बीजों के प्रकीर्णन की संकर विधि किसमें पाई जाती है? तो बीजों के प्रकीर्णन की संकर विधि पाई जाती है कपास में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो देते हैं मगर फल नहीं देते हैं? बीज तो देते हैं मगर फल नहीं देते, तो ध्यान रखिएगा, इसमें चीड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर जो बीज है फर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रूस होता है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रूस दिया नहीं है, खैर ये सारे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। साइकस भी हो गया, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन में चीड़ दिया, तो चीड़ ही इसका राइट आंसर होगा, चीड़, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कपास प्राप्त होता है? कपास की बात करें किससे प्राप्त होता है? तो कपास आपका बीज से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। कॉटन जो होता है बीज से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बीजों को का सर्वोत्तम संरक्षण होता है? तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण की बात करें ठंडी व शुष्क परिस्थितियों में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण ठंडी व शुष्क परिस्थितियों में होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा चीज भूमिगत खाद्य तना है? तो भूमिगत खाद्य तना की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखिए, अदरक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदरक जो होता है भूमिगत खाद्य तना होता है। शकरकंद हो गया, मूली हो गया, की बात करिए तो शकरकंद और मूली, सॉरी शकरकंद और मूली ये किसके उदाहरण है? गन्ना की बात नहीं हो रही है, ये जड़ है। और अदरक क्या है? भूमिगत तना। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है, आलू किसका उदाहरण है? तो आलू को ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का रूपांतरित तना का उदाहरण है, रूपांतरित तना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, काली मिर्च पादप है, एक किस प्रकार का पादप है? तो काली मिर्च की बात करें एक झाड़ी का उदाहरण होता है, झाड़ी, ठीक है, झाड़ी होता है, ऑप्शन नंबर डी, काली मिर्च। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखे जाने पर कैसी दिखाई देगी? लाल कांच से पेड़ की पत्ती होती है हरी, जब उसको लाल कांच से देखेंगे तो हरा कलर कैसा दिखाई देगा? काला दिखाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस चीज को अधिक खाने से केवल पृथ्वी पर अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? केवल पृथ्वी की बात हो रही है, तो वनस्पति उत्पाद इसका राइट आंसर होगा। वनस्पति उत्पाद को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी पर अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? कौन सा जैव निम्नीकरण? तो कागज इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है? तो न्यूनतम अपेक्षित तापमान की बात हो रही है, 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम अपेक्षित तापमान होता है पेड़ों को उगने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? ये देखो लिखना लिख दिया, बहुत सही मिस्टेक करते हो भाई। खिलने का है, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण होता है, ये बताना आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रकाशिक अवधि के कारण ये 12 वर्ष में एक बार खिलता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 है, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने में आपका माल्टोज एंजाइम मिलता है। कौन सा? माल्टोज एंजाइम मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, सॉरी लाल चने की बात हो रही है, लाल चने की बात हो रही है, ठीक।
यहाँ पे डाइस्टेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डाइस्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता? तो केसर के रूप में पौधे के वर्तिकाग्र को इस्तेमाल किया जाता। किसको? वर्तिका तथा वर्तिकाग्र दोनों को इस्तेमाल किया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, जंतु परागण का आशय क्या है? जंतु परागण का आशय क्या है? जंतुओं द्वारा परागण को जंतु परागण कहते हैं, ये तो आपको क्लियर होगा। जंतुओं द्वारा परागण को ही हम जंतु परागण बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं, पुष्पहीन पादपों को क्या बोलते हैं? तो पुष्पहीन पादपों की बात करें तो क्रिप्टोगैम बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्रिप्टोगैम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्टोगैम। नेक्स्ट बात करें, अनिकेश फल से आशय फल के विकास से है। किसकी बात करें? अनिकेश फल की बात हो रही है। तो यहाँ पे अनिकेश फल क्या होते हैं? वैसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं, अनिकेश फल कहलाते हैं। तो इसकी बात करें, इसमें अंगूर, केला, कदम, गूलर ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। वैसे अनिकेश फल का आशय किसके विकास से? तो निषेचन के बिना फलों का बनना क्या कहलाता? अनिकेश फल कहलाता। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? तो उन फलों को बोलते हैं संकृत्य फली फल, संकृत्य फली, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, बीजों के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? तो जल की मौजूदगी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। जल की मौजूदगी के बिना बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं। तो पत्थरों और चट्टानों से लगे जो पौधे होते हैं वो सैलोदभिद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैलोदभिद। ठीक है, लिथोफाइट बोलते हैं जिसको। आगे बात करें, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फ्रक्टोज की बात करें, प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका होती है। तो पादपों में मूल रोमों की जो मूल भूमिका होती है, मृदा से खनिज लवण और जल को अवशोषित करना, ये मूल रोमों की मूल भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, फूल के मादा प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं? ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, वर्तिकाग्र बोलते हैं। फूल के मादा प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 40 है, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को बात करें तो एंडोस्पर्म बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वपरागण का परिणाम क्या होता है? तो स्वपरागण का परिणाम होता है अंतः प्रजनन, इन ब्रीडिंग बोलते हैं जिसको, अंतः प्रजनन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 42 है, ये है आपका बहुअंडपी या मल्टी कार्पलरी या व्याकु अंडपी एपोकार्पस या जयांगीकर्ता यानी कि गायनोसियम से किस प्रकार किस किस्म का फल प्राप्त होता है? ठीक, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुच्छेदार, ऑप्शन नंबर ए गुच्छेदार प्राप्त होता है। बात करें गुच्छे, यह असत्य फल का निर्माण करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 है, गेहूं का पुष्पण होता है। तो गेहूं का पुष्पण की बात करें, ये कड़िस या स्पाइक से होता है, कड़िस या स्पाइक। ठीक, कड़िक या स्पाइक, ये पाइक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 है, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो ये चैप्टर का नाम जो है परागण, ऑप्शन नंबर ए पॉलिनेशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? पिंक मोल्ड की बात हो रही है तो न्यूरोस्पोरा का नाम पिंक मोल्ड है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, तीन तत्व जिनका उपयोग पौधे रासायनिक जिनका उपयोग पौधों में रासायनिक उर्वरकों के रूप में सर्वाधिक होता, तो एनपीके आपने पढ़ा होगा, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। आगे बात करें, भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज जो होता है वो चावल होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी चावल। चावल के उत्पादन की बात करें, पश्चिम बंगाल में होता है सर्वाधिक, ये तो आपको पता होगा। और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में कहाँ? कटक, उड़ीसा में। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 है, हवा के परागण को क्या बोलते हैं? तो हवा के परागण के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो हवा के परागण को एनिमोफिली बोलते हैं, एनिमोफिली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे
आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल केंद्र में मौजूद होता है? केंद्र में तो अंडक फूल की बात हो रही है, ये आपका केंद्र में मौजूद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण का कारण नहीं है? क्रॉस परागण के लिए, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जल से क्रॉस परागण हो सकता है, जानवर से क्रॉस परागण हो सकता है, वायु से हो सकता है, लेकिन पौधों से, स्वयं पौधों में क्रॉस परागण नहीं हो सकता, ठीक। तो ये कारण बन सकते हैं क्रॉस परागण के। क्रॉस परागण मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही। 52 की बात करें, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से का को क्या बोलते हैं? किसी फूल के मादा प्रजनन अंगों को अंडक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करें, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो प्रजनन के लिए फूलों का आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों है, ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें, एक पौधों में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तन होता है? एक पौधों में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तन होता है? तो ध्यान रखिएगा बीजाणु, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन के भाग कौन सा है? तो यहाँ पे पुंकेसर और कार्पसल्स एक फूल के प्रजनन अंग के भाग होते हैं, पुंकेसर और कार्पसल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये हमने किया, आपका कौन सा टॉपिक था? परागण, बहुत इंपॉर्टेंट था। साथ में मैं फिर से बताना चाहूँगा, आप हमारे कुछ PDF हैं जो भी आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको इसका PDF भी मिलेगा, साथ में जो भी वीडियोज अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।